कावेरी जी और राम कैलाश जी ने अपने तीनों बच्चों को बड़े लाड प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पाला था। उन्होंने कभी अपने सुख सुविधाओं की चिंता नहीं की, बल्कि हर खुशी बच्चों के नाम कर दी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका परिवार हमेशा प्रेम और सम्मान के धागे में बंधा रहेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। दरअसल कावेरी जी के घुटनों का दर्द काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर ने इलाज और कुछ समय आराम करने की सलाह दी, तो उनके बेटे हितेश ने फ़ोन करके कहा, माँ, आप और पापा तुरंत मुंबई आ जाइए, इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और आप लोगों को आराम भी मिलेगा। यहाँ हम सब आपके साथ रहेंगे। हालांकि कावेरी जी ने अपने बेटे हितेश को बहुत समझाया कि वो अपना इलाज यहीं करा लेंगी, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल हैं। लेकिन हितेश ने कहा, माँ, डॉक्टर तो मिल जाएंगे, लेकिन आराम तो नहीं मिलेगा ना। फिर तुमको घर के काम, पापा की दवाइयाँ, ये सब काम भी तो आपके जिम्मे ही आता है। और फिर महक और खुशी दोनों दीदी लोग भी यही हैं, उन दोनों से और बच्चों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। माँ प्लीज़ मान जाओ ना। तभी बेटे के इतना मनुहार करने पर कावेरी जी मान गई और मुंबई आ गई। माँ बाप के आने से हितेश तो बहुत खुश था, लेकिन हितेश की पत्नी रचना बिल्कुल खुश नहीं थी। जो लाख छिपाने पर भी उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर रचना देखने में बेहद सुंदर और प्रतिभा संपन्न थी। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। कावेरी जी स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया था, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े अरमान से पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर रचना को अपनी बहू के रूप में चुना था। घर में हर काम के लिए बाई आती थी। रचना घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि उसे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात से कावेरी जी और राम कैलाश जी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो समझते थे कि रचना ऑफिस के कामों में थक जाती है, इसलिए घर और ऑफिस दोनों के काम एक साथ संभालना आसान नहीं है। लेकिन रचना ऑफिस से सीधा आकर मोबाइल में लग जाती या छुट्टियों में अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती। खैर, कावेरी जी को आए 2 सप्ताह हो गए थे, लेकिन रचना ना तो उन लोगों के पास जाकर कभी उनके साथ बैठती थी और ना ही बात करती। कावेरी जी के आने के बाद हितेश ने घर में एक फुल टाइम नौकरानी रख दी, जो सारा घर का काम और कावेरी जी और राम कैलाश जी से जुड़े सारे काम संभालती थी। जो चीज़ नौकरानी नहीं बना पाती थी, वो रचना बाहर से ऑर्डर कर दिया करती। जैसा खाना बन जाता वैसा ही सबको खाना पड़ता था, पर कावेरी जी को उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन बेटे बहू की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए खा लेती। एक दिन कावेरी जी ने हितेश से कहा, बेटा, रचना बहू कुछ बोलती नहीं है, ना ही हमारे पास बैठती है। तो हितेश ने कहा, माँ, वो बोलती ही बहुत कम है और ऑफिस का भी बहुत काम होता है, इसलिए थक जाती है। कावेरी जी और राम कैलाश जी बेटे की बात सुनकर चुप रह गए। अगले दिन नौकरानी ने बताया कि वो 3-4 दिन नहीं आएगी। तो कावेरी जी ने कहा, कोई बात नहीं, तब तक मैं संभाल लूँगी काम। उतने में ही रचना ने तपाक से कहा, नहीं माँ जी, आपको रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सबको बोलने का और मुझे ताने देने का मौका मिल जाएगा कि कुछ दिनों के लिए सास ससुर आए थे और आते ही
बहू ने उनको काम पर लगा दिया। रचना का इशारा अपनी नंदों की तरफ था। कावेरी जी और राम कैलाश जी बात को समझ गए, लेकिन अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए। पिछले 3 दिनों से खाना और नाश्ता दोनों ही बाहर से आ रहे थे। खाना बहुत ही ऑयली और मसालेदार होने की वजह से राम कैलाश जी का शुगर लेवल बढ़ गया। तो अगले दिन कावेरी जी सुबह सुबह बिना पूछे ही रसोई में चली गई और जाकर चाय बनाई। बिना शक्कर की चाय राम कैलाश जी के लिए और मसाले वाली चाय खुद के लिए और बेटे बहू के लिए। फिर उन्हें आवाज़ देकर जगह आई। चाय देखकर हितेश तो खुश हो गया, लेकिन रचना का मुंह बन गया। कावेरी जी ने चाय रचना को पकड़ाई तो रचना ने बोहें टेढ़ी करके कहा, माँ जी, मैंने आपको मना किया था ना रसोई में जाने से। तो कावेरी जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तुम तो बस चाय का मजा लो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहता है तो उसे मेरे पास भेज देना। 1 सप्ताह तक अब कावेरी जी ने घर के सारे काम किए, लेकिन क्या मजाल जो रचना ने मदद करने की जगह कभी झूठी तारीफ ही कर दी होती। कावेरी जी और राम कैलाश जी को रचना का भद्र व्यवहार अब समझ में आने लगा था। हितेश ने जब कावेरी जी को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ज़्यादा तेल मसाले खाने से मना किया था। नौकरानी आने के बाद कावेरी जी ने अब उसको भी कम तेल मसाले डालने और सबके स्वाद अनुसार भोजन बनाने के लिए कहा। तो नौकरानी की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, आप मुझे समझाना रहने दीजिए। आप सासुओं की इसी नुक्ताचीनी की वजह से बहुएं आप जैसी सासुओं के साथ नहीं रहना चाहती। उसी समय रचना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने सब कुछ सुना, लेकिन मुस्कुराकर अनसुना करके चली गई। राम कैलाश जी ने कावेरी जी से कहा, देखो, तुम रचना को समझाओ कि वो नौकरानियों को कम से कम खाने का मेन्यू और तरीका तो बता दे। तभी उसी समय उनकी दोनों बेटियां खुशी और महक उनसे मिलने वहां पहुंच गई। बातों ही बातों में उनको पता चला कि राम कैलाश जी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दोनों बेटियां मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थीं। तभी उनकी बड़ी बेटी महक ने कहा, पापा, पहले चलो, आप दोनों आज सबसे पहले डॉक्टर के पास चलो। उसने अपने परिचय के एक अच्छे डॉक्टर को उन लोगों को दिखाया और दवा लेकर घर आ गई। तब कावेरी जी ने कहा, अरे, तुम दोनों की आज छुट्टी थी क्या? तो दोनों ने कहा, नहीं माँ, हमने छुट्टी ली है। अब हम 3 दिन तुम्हारे और पापा के साथ रहेंगे। आप दोनों को मुंबई दर्शन कराएंगे। राम कैलाश जी इस मामले में पुराने ख्यालों के थे। उन्हें बेटी के ससुराल का खाना और बेटी के पैसे लेना दोनों मंजूर नहीं था। शाम को रचना और हितेश आए तो इस बार रचना का मूड दोनों नंदों को देखकर और ज़्यादा खराब हो गया। वो अंदर कमरे में जाकर हितेश से बोली, अब क्या तुम्हारी दोनों बहनें भी यहीं रहेंगी क्या? प्लीज़ हाँ मत कहना, कोई भी बहाना करके इनको निकालो यहाँ से। मैं एक साथ इतने लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हितेश ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अगली सुबह रविवार को सबकी छुट्टी थी। सब एक साथ हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कावेरी जी ने रचना को आवाज़ लगाई, रचना बेटा, इधर तो आओ, कुछ देर हमारे पास भी बैठो। फिर तो हम सब कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। कावेरी जी के अचानक बोलने से रचना सकपका गई और आकर उनके पास बैठ गई, लेकिन पूरा समय मोबाइल देखती रही और फिर बहाना करके उठकर वहाँ से चली गई। अगले दिन कावेरी जी मौका देखकर
पहली बार उसके कमरे में गई और बड़े ही प्यार से अकेले में देखकर रचना को समझाते हुए बोली, बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऑफिस से आने के बाद भी फ़ोन से ही चिपकी रहती हो। कभी ना घर का कोई काम देखती हो और ना ही हम सबसे बात करती हो। बेटा, रिश्ते और घर नौकरी के भरोसे थोड़े ही चलते हैं, स्वयं भी देखना पड़ता है, तभी घर ठीक से चल पाता है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम उदास रहती हो। जो नौकरानी बनाकर दे देती है वही तुम सब लोग खा लेते हो। ये गलत बात है बेटा। तुम नौकरानी से अपनी पसंद का खाना बनवाओ, उसे बोलो कि थोड़े तेल मसाले कम डाले, राशन का हिसाब रखा करो। ये सब मैं खुद के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ बेटा, ताकि सभी लोग स्वाद लेकर रुचि से खा सकें और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। कावेरी जी के इतना कहते ही रचना भड़क उठी और गुस्से में जोर जोर से चीखते हुए बोली, मम्मी जी, पहले तो आप बिना पूछे मेरे कमरे में चली आई और अब बिना मांगे नसीहत भी दे रही हैं। आपने हम बहुओं को समझ क्या रखा है? क्या हम बस एक चलती फिरती मशीन हैं जो घर का सारा काम चुपचाप करते रहें और सबके ताने उल्हाने भी सुनते रहें और एक चूं तक भी ना करें? आपके बेटे की तरह मैं भी तो दिन भर मेहनत करती हूँ, मेरा भी दिमाग खर्च होता है, तो क्या मुझे थकान नहीं होती? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी घर आकर आराम करूं? मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटियों को दिखाने और सुनाने के लिए कर रही हैं। उनको बताना चाहती हैं कि मैं कामचोर हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। अगर मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया तो क्या कुछ गलत किया? आपको तो समय से आपकी पसंद का खाना मिल ही रहा था ना, फिर क्यों गई आप मेरी रसोई में ताक झांक करने? राशन बर्बाद हो या खाना, आपसे क्या मतलब है? पैसे मेरे बर्बाद होते हैं ना, तो होने दीजिए। मैं कमाती हूँ, जहाँ और जैसे मर्जी करे खर्च करूँ। आपसे मांगती तो नहीं हूँ, ना ही आपकी तरह किसी पर आश्रित हूँ। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूँ कि बाहर काम करने वाली अधिकांश महिलाएं ऐसा ही करती हैं। और हाँ, ये घर के काम मुझसे नहीं होते, ना तो मैंने कभी ये काम किए हैं और ना ही मुझे पसंद हैं। मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ गंवार घरेलू महिला नहीं, कामकाजी महिला हूँ। कावेरी जी ये सुनकर रचना का मुंह देखती रह गई। दरवाजे पर खड़े राम कैलाश जी, दोनों बेटियाँ और रितेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, जो रचना अचानक कितना चिल्लाने लगी। इधर कावेरी जी अपमानित नज़रें झुकाई सोचने लगी कि क्या इसीलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल आकर घर के बड़ों और माता पिता समान सास ससुर को जवाब देकर उनके बेइज्जती करें? क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला दिए जाने चाहिए? तब राम कैलाश जी ने कहा, वारी हमारी पढ़ी लिखी कामकाजी बहू, जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों से बातें कैसे करते हैं। वो मेरी पत्नी को घरेलू गंवार औरत कह रही है, तो तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि इसी गंवार महिला ने तुम्हारे पति को भी संस्कार और शिक्षा दी है और हमने अपनी बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो अपने बड़ों का सम्मान भूल जाएं। तभी उनकी बेटी ने कहा, भाभी, आपके इसी व्यवहार के कारण हम एक शहर में रहकर भी कभी नहीं मिलते, क्योंकि आपको हमारा आना जाना और भाई से बात करना पसंद नहीं है। हम आज तक अपने संस्कारों के कारण ही चुप थे, क्योंकि आप हमारी बड़ी भाभी हैं। लेकिन आज आपने ये करके अपने मान सम्मान के साथ रिश्ता भी खो दिया। हम अपने माँ पापा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब अगर आप चाहेंगे तो भी हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे।
चलिए माँ। तभी हितेश ने कहा, रुको माँ, आज तक मैं चुपचाप इसकी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, इसकी गलतियों पर पर्दा डालता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इसने आपका ही अपमान किया है। अगर मेरी माँ ने औरतों पर हाथ उठाना सिखाया होता तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम कभी बोलने लायक नहीं रहती। लेकिन अब तुम मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करूँगा या उनसे कभी बात करूँगा। जिस तरह इस घर में मेरी माँ और मेरी बहनें नहीं आ सकती, ठीक उसी तरह अब तुम्हारे माता पिता भी मेरे घर में कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। अब तुम सोचो, क्योंकि मैं कुछ ना भी करूं तो मेरे माता पिता के लिए उनकी 2 बेटियां सक्षम हैं, लेकिन तुम तो अपने माँ बाप की अकेली संतान हो। इतना सुनते ही रचना ने तुरंत रंग बदल दिया। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हितेश ने? तुम चाहते हो तो मैं माँ जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो। माँ जी, हितेश को समझाइए ना, आखिर मेरे माता पिता के प्रति भी तो इसका कोई कर्तव्य है। उनके तो कोई बेटा भी नहीं, उनका इकलौता सहारा तो मैं ही हूँ। कावेरी जी ने नजरें झुकाई, सिर्फ 2 टूक कहा, बहू, मैं अनपढ़ गंवार घरेलू महिला हूँ, मैं किसी को क्या समझा सकती हूँ। चलो बेटी। इतना कहकर कावेरी जी और राम कैलाश जी उसी समय अपनी बेटियों के साथ चले गए। हितेश गुस्से भरी नज़रों से रचना की ओर देख रहा था, पर अब उसने भी तय कर लिया था कि अब वो भी रचना के माता पिता को इस घर में पाँव नहीं रखने देगा। उधर कावेरी जी मन ही मन सोचने लगी, अगर पढ़ लिख कर ऐसा बनना हो तो वो अनपढ़ गंवार ही ठीक है। तभी राम कैलाश जी ने कहा, क्या सोच रही हो कावेरी? जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम 1-2 दिन में अपने घर वापस चले जाएंगे। अभी आपका पति इस काबिल है कि आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। तो नम आँखों से आंचल से अपने आंसू पोंछती हुई कावेरी जी ने कहा, आप तो जानते हैं जी कि हमने घर परिवार और बच्चों को एक सुसंस्कृत वातावरण में पाला है, ताकि भविष्य में हमारे तीनों बच्चे और बहू मिलजुल कर एक साथ रहें, एक दूसरे के काम आए। अपने बच्चों को हमने अपना भरपूर समय दिया, कभी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की, जिससे वे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनकर शांतिपूर्ण, प्रेम और सद्भाव के साथ जीवन यापन कर सकें। पढ़ी लिखी बहू भी यही सोचकर लाए थे, लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और वो इतना कहकर फफक कर रो पड़ी। राम कैलाश जी ने उनका हाथ थाम लिया, लेकिन उस दिन उनके पास भी अपनी पत्नी के दर्द का कोई जवाब नहीं था। कभी जिस पढ़ाई और आत्मनिर्भर पर उन्हें गर्व था, उसी के नाम पर आज उनके संस्कारों का अपमान हुआ था। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक ही सवाल था, क्या शिक्षा का अर्थ है केवल बड़ा पद और अच्छी तनख्वाह है, या फिर बड़ों का सम्मान और रिश्तों की मर्यादा भी उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, क्या हितेश ने अपने माता पिता को अपनी बहनों के साथ जाने देना सही किया, या उसे उन्हें रोककर अपनी पत्नी को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।